हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आपके सीएमए फाइनल लॉ के पेपर का डिस्कशन करने आया हूं। एक्चुअल में सुबह से मैं बिजी था, निकल नहीं पाया टाइम। अब बनाने जा रहा हूं और ये पूरे पेपर का डिस्कशन करूंगा इसके अंदर। जनरली जहां डिस्कशन की जरूरत है, एमसीक्यूज तो सारे डिस्कस करेंगे, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू में भी कुछ टीचरों ने हवा फैला दी, कुछ आंसर गलत बता रहे हैं बच्चों को, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन इसमें से आउट ऑफ द सिलेबस थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे तुम्हारे सिलेबस का पार्ट थे, कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। और सारे क्वेश्चन क्या थे, हाँ एक एमसीक्यू गलत पूछा गया है, वो गलत क्यों है अभी मैं बताऊंगा। तो मैं जरा पहले शुरू करता हूं तुम्हारे क्वेश्चन को, पेपर को। आज के कहां से कहां गया क्वेश्चन पेपर, ये रहा। तो पहले क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते जी। क्वेश्चन क्या था पहले इसको स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आंसर इनके वन बाय वन बात करूंगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हम ना इसको वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, अबे यार शिट। ठीक है, रुक जाओ, इसको रखते हैं साथ साथ में, मैं वो खोल दूं। ठीक है, आंसर लिखता जाऊंगा मैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, न्यू होरिजन लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है। 15 एमसीक्यूज है, दो नंबर के, इनके आंसर के बारे में बात कर रहे हैं। एंड टर्नओवर 340 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़, टर्नओवर कितना है, 340 करोड़। मिस्टर उत्तम कुमार एक उस कंपनी के प्रमोटर हैं, साथ में एमडी भी हैं, तो एक डायरेक्टर तो ये हो गया। दूसरा, ये कंपनी को रन कर रहे हैं, साथ में ये कंपनी को लीगल तरीके से रन करना चाहते हैं। साथ में एक कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो इस कंपनी का चेयरमैन है। ठीक है, तो एक डायरेक्टर कौन हो गया, मिस्टर उत्तम कुमार। एक डायरेक्टर कौन हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो दूसरा। साथ में दो डायरेक्टर कंपनी के अंदर और हैं, एक फाइनेंस वाला डायरेक्टर फाइनेंस, और एक मिस्टर वर्मा है। एक डायरेक्टर फाइनेंस है जो मिस्टर वर्मा है, एक अदर डायरेक्टर है जो डायरेक्टर कमर्शियल है, उनका नाम रमन कुमार है। और ये दोनों रिलेटेड टू प्रमोटर है, प्रमोटर से कनेक्टेड है। टोटल 4 डायरेक्टर है, एक कंपनी का प्रमोटर है, एक वर्मा है और एक रमन कुमार है। ये दोनों नॉर्मल डायरेक्टर है, ये प्रमोटर से कनेक्टेड है और प्रमोटर से रिलेटेड है। और चौथा डायरेक्टर जो है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। कंपनी अपने एक सब्सटेंशियल लोन लेने जा रही है मार्केट से, एसबीआई बैंक से, और एसबीआई आपके अंदर एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है जो कि वुमेन है। क्या वो कर सकता है? तो अब बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आपसे चार क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये बताओ। पहली बात तो ये आपसे ये पूछा गया, क्या ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं? तो आंसर इज नो, ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। उसका रीजन बताता हूं। लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ही होती है। अनलिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर उन्हें अपॉइंट करनी होती है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो उन्हें अपॉइंट करनी होती है। और अभी जो इनके 4 डायरेक्टर हैं उनमें से एक भी वुमेन डायरेक्टर नहीं है। तो पहले तो इन्होंने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर रखी, वो गड़बड़ी है जो ऑलरेडी भी है, क्योंकि अभी एसबीआई तो अपॉइंट करेगा, अभी करा नहीं है। तो अभी एग्जिस्टिंग बोर्ड के हिसाब से बात करें तो वो इनका ओके नहीं है, क्योंकि इसमें वुमेन डायरेक्टर नहीं है। दूसरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो लिस्टेड कंपनी को रूल 4 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 149(6) इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करूं, रेड विद रूल 4, तो लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही होता है। अनलिस्टेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो उन्हें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो इनका जो टर्नओवर है वो 340 करोड़ है, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा है। तो इस कंपनी में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। साथ में वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, क्योंकि वुमेन डायरेक्टर 300 करोड़ के टर्नओवर से ऊपर पे चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 चाहिए 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर पे, तो दोनों ही नहीं है। तो पहला, क्या ये बोर्ड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है? तो ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। NHL is an unlisted company with 4 director which is not properly constituted since the requirement relating to independent director and women director not met। ना तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना वुमेन डायरेक्टर, दोनों ही पूरे नहीं है। तो आंसर 1 का होगा डी। तो हम यहां लिख देते हैं, आंसर 1 का क्या होगा, डी। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये पहला खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ, ये रहा 2। कैन मिस्टर रमन कुमार बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? अभी आपने पीछे पढ़ा कि रमन कुमार प्रमोटर से रिलेटेड है, और जो भी बंदा प्रमोटर से रिलेटेड होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो नो सिंस इज रिलेटेड टू यूके। यूके का मतलब क्या है आपको भी समझ आता है। यूके कौन था आपको पता, उत्तम कुमार, क्योंकि और वो कंपनी का प्रमोटर था, और क्योंकि ये प्रमोटर से रिलेटेड है तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो कहां गया, तो नो, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता था। इसका आंसर होगा बी, सिंस ही इज रिलेटेड टू यूके उत्तम कुमार। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा बी। तो सेकंड का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इज देयर एनी नीड ऑफ वुमेन डायरेक्टर? यस, वुमेन डायरेक्टर की नीड है, सिंस द टर्नओवर इज मोर देन 300 करोड़। तो इसका आंसर होगा ए, यस, क्योंकि वुमेन डायरेक्टर की नीड है। नो सिंस द पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन, इससे फर्क नहीं पड़ता, या तो पेड अप 100 करोड़ से ज्यादा हो या टर्नओवर, दोनों में से कोई एक पूरा, इनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, इनको वुमेन डायरेक्टर है। यस, एसबीआई विल नॉमिनेट डायरेक्टर इन द बोर्ड, तो वो तो करेगा, तो वो बात की बात है, लेकिन अभी यस, इसका आंसर होगा ए, थर्ड का, क्योंकि इसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। तो थर्ड का आंसर होगा ए। फोर्थ, ये वाले पे बच्चों को मिसलीड करा गया मार्केट के अंदर। What will be the status of the director nominated by SBI? Can she be treated as women director? क्या दिक्कत है? इसके लिए लॉ साइलेंट है। लॉ कहता है वुमेन डायरेक्टर का मतलब क्या है, जो इंसान है, जो औरत है, और अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, तो उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। अब क्योंकि एसबीआई बैंक ने इसको लोन दे रहा है और एसबीआई बैंक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, और जिसको वो नॉमिनी डायरेक्टर बनाकर भेज रहा है यहां पे, वो वुमेन है, तो वो वुमेन डायरेक्टर भी कंसीडर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल, जिसने भी मार्केट में बोला है कि ये कंसीडर नहीं होगी, ये गलत है। यस, SBI has right to nominate any woman director in the board, और नीचे वाले में इसका आंसर होगा सी। यस, अ नॉमिनी डायरेक्टर इफ वुमेन कैन बी रिगार्डेड एज वुमेन डायरेक्टर, तो इसका आंसर होगा सी। 100% इसका आंसर सी होगा। जो नॉमिनी डायरेक्टर है, क्योंकि वो बैंक से लोन लेकर आ रही, तो वो नॉमिनी भी हो गई, प्लस क्योंकि अगर वो साथ में वो वाला क्राइटेरिया पूरा कर रही है, वुमेन वाला, वो वुमेन भी है, तो वुमेन डायरेक्टर भी कंसीडर होगी। जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर होता है, अगर एक वुमेन डायरेक्टर, एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, अगर वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया पूरा कर रही है, तो वो वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो जाएगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यस, इसका आंसर होगा फोर्थ का सी, अ नॉमिनी डायरेक्टर वुमेन कैन बी रिगार्डेड एज वुमेन डायरेक्टर, इसका आंसर होगा सी। फोर्थ का आंसर होगा सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एज पर, ये क्वेश्चन गलत है, अब बताता हूं कैसे। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, प्राइवेट कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, या तो उस प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या उस कंपनी की बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा हो। 100 करोड़ और मोर नहीं, एक्सीडिंग 100 करोड़। जरा आपको मैं 138 पढ़वा दूं। 138 आपका क्या कहते हैं, उसका है ये रहा इंटरनल ऑडिट का 138। जरा इसमें पढ़ना, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या लिखा है, टर्नओवर एग्जैक्ट 200 करोड़ भी चलेगा, 200 करोड़ और मोर, लेकिन बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़ है, एक्सीडिंग। अब यहां पे ना जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि इसका टर्नओवर, तो यहां पे वो पूछ रहा है फॉर अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर इज टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बैंक एफआई से 100 करोड़ लिखा है, 100 लिखा है, एक्सीडिंग 100 नहीं लिखा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फ्रॉम बैंक और एफआई 200 करोड़। तो अभी मैंने बताया क्राइटेरिया क्या होता है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या आपका क्या कहते हैं बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा हो। अब 100 करोड़ से ज्यादा वाला तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा वाला ऑप्शन है, तो इसलिए कायदे से 2 और 3 बन रहा है, लेकिन 3A बनना नहीं चाहिए था, इन्होंने ऑप्शन में नहीं दे रखा और कोई, इसलिए मैं 3 लगा रहा हूं यहां पे। ऑप्शन ए इसका बेटर रहेगा कि 2 टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और बोरोइंग 100 करोड़ वाला जो इन्होंने पॉइंट लिखा है, तो ए आएगा। लेकिन ये एमसीक्यू गलत बनाया गया, यहां पे एक्सीडिंग 100 करोड़ होना चाहिए था, एग्जैक्ट 100 करोड़ सेक्शन में ही कवर नहीं है। तो इसका आंसर फिफ्थ का ए होगा, ए 2 and 3, 2 and 3। तो फिफ्थ का आंसर होगा ए। ठीक है जी, फिफ्थ का आंसर होगा ए। ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं जी।
ये खत्म होने के बाद सिक्स्थ कहां है? सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज सीएसआर एक्सपेंडिचर? पहला, डोनेशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नहीं, वो कंसीडर नहीं होता। कंट्रीब्यूशन टू फंड अंडर शेड्यूल 7, यस कंसीडर होगा। जितने भी सीएसआर आप सिर्फ वही लगा सकते हो जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज लगाई गई वहां, तो सेकंड होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्टिविटी अंडर शेड्यूल 7, ये भी कंसीडर होगा। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स बाय द कंपनी, ये भी कंसीडर होगा। तो इसका आंसर 2, 3, 4 तीनों है, तो 6 का आंसर देखो 2, 3, 4, तो 6 का आंसर है सी, 2, 3 एंड 4। 6 का आंसर है सी। 2, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहां एप्लीकेबल नहीं होता? कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, एलएलपी पे एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है। तो 7th का आंसर हो गया बी, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, under the insolvency bankruptcy code, a person shall not be eligible to submit a resolution plan if such person or any other person acting or jointly in concert with such person is undischarged insolvent at the time of submission plan, has an account or account of corporate debt under the management of such person or whom such is a promoter classified as non performing asset is a willful defaulter। तीनों ही ओके, तो इसका आंसर होगा ए। तो 8th का आंसर होगा ए, 1, 2 एंड 3, इसका आंसर होगा ए। तीनों ही, अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई हो रहा है, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और विलफुल डिफॉल्टर है, तो वो नहीं बन सकता। एट्थ का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सेबी हैज 3 फंक्शन। सेबी के 3 फंक्शन होते हैं। क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, वो लॉ बनाता है। जुडिशियल मतलब केस लड़ना, उसके यहां केस लड़े जाते हैं, यस ओके। क्वासी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मींस जो लॉ बनाया है उसको इंप्लीमेंट करवाना, यस ये भी है। क्वासी ऑफिशियल, ये कोई फंक्शन नहीं है। और इसने पूछा है कौन सा विच इज नॉट द फंक्शन, तो इसका आंसर होगा डी। 9th का आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब 10th पे आते हैं। Unfair competition under the Competition Act 2002 means adoption of practices with collusive pricing, yes, मिली भगत करना, allocation of markets, yes, discriminatory pricing, yes, तीनों ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 तीनों, तो इसका आंसर होगा बी। 10th का आंसर होगा बी। 10th का आंसर होगा बी। 11th पे आते हैं। ये अब कुछ टीचर बोल रहे हैं कि ये जो एमसीक्यू है ये आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया। घंटा तुम्हारे स्टडी मैट के अंदर ही था, तुम्हारा को कराया गया है। जहां पे एमएसएमई की लिमिट दी हुई उसके नीचे लिखा हुआ था, ये देखो, तुम्हें नीचे की तरफ पढ़वाऊं। पहले मैं अपना स्टडी मैट खोल दूं, हमारी बुक में भी है, मैं तो अपनी बुक से करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने हमारी बुक कर रखी है और हमारे लेक्चर कर रखे हैं, एक अक्षर भी पेपर से बाहर नहीं था। ये देखो, जहां पे हमारी बुक के अंदर जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, जहां हमारी बुक की लिमिट दी हुई है एमएसएमई की, उसके नीचे की तरफ एक नोट डला हुआ था, कैलकुलेशन ऑफ कैसे होगी, उसके नीचे की तरफ इन कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस इफ एमएसएमई यूनिट गोज टू नेक्स्ट कैटेगरी और इज आउट ऑफ प्रीव्यू। अगर आपकी कोई एमएसएमई इस कैटेगरी से आउट हो जाती है, मतलब जो एमएसएमई वाली कैटेगरी उससे आउट हो जाती है, स्टिल उसको नॉन टैक्स बेनिफिट मिलते रहेंगे अगले 3 साल तक। ये लाइन लिखी हुई थी, ये एमएसएमई ने क्लैरिफिकेशन दी थी, ये लिखी हुई थी, ये हमारी बुक में थी। तो कुछ टीचर बोल रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स है, घंटा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। तो इसका आंसर होगा इट शैल कंटिन्यू टू वेल नॉन टैक्स बेनिफिट फॉर 3 इयर्स। इसका आंसर होगा 9th का, सॉरी 11th का, 10th हो गया ना, 11th का आंसर होगा सी। सी 11th का आंसर होगा सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द अल्टीमेट ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इमर्जेस फ्रॉम। ये बच्चे कुछ गलती कर सकते हैं। देखो, वाइंडिंग अप जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, उसके वाइंडिंग अप के लिए आप आरबीआई से पहले क्लियरेंस मांगते हो, देन फाइनल ऑर्डर उसकी वाइंडिंग अप का हाई कोर्ट पास करता है। तो इसके अंदर कुछ बच्चे ऑर्डर ऑफ आरबीआई लिखा, ऑर्डर ऑफ आरबीआई नहीं, आरबीआई पे तो आप अप्लाई करते हो, क्लियरेंस उसका हाई कोर्ट देता है ऑर्डर। तो इसका आएगा, इसका आंसर होगा डी। 12th का आंसर होगा डी, ऑर्डर ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट, 13th,
Venus Limited, an Indian company, has issued security to Mr. K, a resident in Singapore. Under the Indian law, such shares are Indian security. इंडिया में इशू कर रहे हैं, बाहर वाले बंदे को कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता. इंडिया के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इंडियन करेंसी में इशू कर रहे हैं, तो इंडियन सिक्योरिटी. तो 13th का आंसर होगा ए. नेक्स्ट 14th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम. ये तुम्हारे उसका क्वेश्चन है यार, ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो बिट क्वेश्चन जो आए थे, मैंने प्रैक्टिस करवाया था तुम्हारे लोगों को, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने वो एमसीक्यू बैंक रिलीज करा था, जो हमने डाला था, उसका क्वेश्चन है. तो इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं माना जाता? तो ए है, सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस बाय ईमेल. अगर आप सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज बाय ईमेल भेजते हो तो ये वैसे क्राइम है, नॉर्मली भारतीय न्याय संहिता में क्राइम माना जाएगा, जो पहले इंडियन पिनल कोड था. लेकिन ये यहां पे क्राइम नहीं है. आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट में टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स, हैकिंग, पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तीनों क्राइम है, लेकिन ऊपर वाला नहीं है. तो इसका 14th का आंसर होगा ए. लास्ट 15th कहां गया भैया, 15th कहां गए हो? ये तो हो गया 14 तक. 15th कहां गया? ये रहा जी लास्ट. इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय एन इश्यूअर शैल नॉट बी क्वेश्चन आफ्टर. वैसे कुछ केसेस में 2 इयर्स के बाद क्वेश्चन नहीं होती, कुछ केसेस में 3 ईयर के बाद क्वेश्चन नहीं होती, लेकिन ये तुम्हारे एमसीक्यू बैंक का ही क्वेश्चन है. ये भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था. ये तुम्हारे एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन है, ये भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था. इसका आंसर होगा 3 इयर्स. ये तुम्हारे को मैं दिखा दूं कहां पे है. इसका आंसर होगा 3 इयर्स. ये रहा. कहां गया भैया, कहां गया? इंश्योरेंस पॉलिसी मेड बाय एन इश्यूअर शैल नॉट बी क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स. ये तुम्हारे एमसीक्यू बैंक में 193 नंबर पे डला हुआ है, ये हमने ऑलरेडी कराया हुआ था. तो इसका आंसर होगा 3 इयर्स वाला आंसर होगा इसका. तो इसका आंसर कहां पे है बुक के अंदर, सॉरी इसके तुम्हारे क्वेश्चन में कहां है? बंद हो गई क्या? मैंने मेल बंद कर दी क्या? अबे यार, ये रहा. नहीं बंद करी. तो इसका आंसर होगा 3 इयर्स. तो इसका 15th का आंसर होगा बी. 15th का आंसर क्या होगा? बी. तो 15th का आंसर होगा बी. आई होप अब आपके सारे एमसीक्यूज तो खत्म हो गए जी, कहानी खत्म हो गई एमसीक्यूज की. तो किसका क्या आंसर होगा विद रीजनिंग मैंने समझा दिया है. इसके बाहर कोई भी गलत आंसर नहीं होगा. मार्केट में अगर इसके अलावा किसी और टीचर ने कुछ भी बोले हैं तो समझ जाना रमन सर विल प्रिवेल, हम ही सही हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 187 एग्जामिन वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय अ कंपनी मस्ट बी इन इट्स ओन नेम. एग्जाम में एलुसिडेट द एग्जम्पशन इफ एनी इंसिडेंट इन सेक्शन 187. ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, कराया हुआ. 187 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी या वो सब अपने नाम से खरीदेगी, किसी और के नाम से नहीं खरीदेगी. मगर अगर होली ओन सब्सिडरी का केस है तो अपने नॉमिनीज के बिहाफ पे शेयर्स खरीद सकती है, ताकि वो स्टैट्यूटरी लिमिट खत्म ना हो जाए. ये तो बहुत सिंपल है, ये सब तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है. इसमें एक क्वेश्चन है जो कराने वाला है. क्वेश्चन कहां है? ये वाला. इस पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं. द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31/3/2024. ये लोन टू डायरेक्टर का क्वेश्चन है, सेक्शन 186 का. ये लोन टू डायरेक्टर का क्वेश्चन है. इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का ये क्वेश्चन है, 186 सेक्शन नंबर का. ये क्वेश्चन क्या है मैं अभी दिखाने के साथ साथ सेक्शन भी खुलवा दूंगा ना, साथ साथ पढ़वाता रहूंगा. चलो तो पहले क्वेश्चन क्या है? तो कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31/3/2024. कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 100 लाख. ये सब कुछ लैक्स में है, 100 लैक्स. और कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 40 लाख. पीएनएल अकाउंट बैलेंस है तो ये फ्री रिजर्व का पार्ट माना जाता है, तो ये 22 लैक्स हो गया. शेयर प्रीमियम अकाउंट हो गया 10 लैक्स. मशीनरी वैल्यूएशन रिजर्व है 11 लाख. और कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है ऑलरेडी 11% के हिसाब से 35 लाख. अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है? ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कहां गया वो? एक्चुअल मैंने बच्चे ने पीडीएफ बनाकर नहीं भेजी. हाँ, कि यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बी टेकन एज एंडर. यील्ड मींस रिटर्न. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाए तो कितनी रिटर्न मिलती है? अगर 1 साल का लोन, 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे 6.5% मिलते हैं, 2 साल के लिए 6.7, 3 इयर्स के लिए 6.9%. अब आपसे ये पूछ रहा है एबीसी लिमिटेड हैज अप्रोच्ड द कंपनी फॉर ग्रांट ऑफ सिक्योर्ड लोन्स फॉर ₹40 lakhs
फॉर अ टेन्योर ऑफ 40 मंथ्स। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो आपसे लोन मांग रही है 40 लाख रुपए का। क्या आपके डायरेक्टर ये लोन दे सकते हैं 40 महीने के लिए? और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.5% देना चाहते हैं। और विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द लोन इज 45 लाख? पहले तो वो लोन ही नहीं दे सकते। मैं इसका लॉजिक बताता हूं क्यों। सर यहां पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का यील्ड दिया हुआ है, 1 ईयर का अगर आप लोन लेते हो 6.5%, मतलब अगर नॉर्मली आप इसका यील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो 1 साल के लिए, तो सरकार 6.5% देती है आपको उस पर बेनिफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 6.7%, 3 ईयर्स या इससे ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हो 6.9%। और सेक्शन 186 ये बोलता है, सेक्शन 186 हमारा जो कंपनी लॉ का है, उसका सेक्शन 186 का सबसेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर आप कभी भी लोन दे रहे हो किसी और को, तो जो लोन दे रहे हो शैल कैरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट लोअर देन, आप जो भी रेट लोन दे रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर नहीं होना चाहिए प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। मतलब आप जितने टर्म का लोन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखो कि उस क्लोजेस्ट कौन सा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का क्लोजेस्ट टेन्योर कौन सा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम अब यहां पे अगर आप देखो तो ये लोन कितने टाइम का मांग रहे हैं आपसे? ये लोन मांग रहे हैं आपसे 40 मंथ्स का। 40 मंथ्स का मतलब हो गया 3 इयर्स 4 मंथ्स, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। और गवर्नमेंट का 3 साल का यील्ड रेट कितना है? 6.9%, गवर्नमेंट का 6.9%। और आपके और सेक्शन 186(7) क्या कहता है कि उसके क्लोजेस्ट वाला लेना है। तो क्लोजेस्ट वाला कितना वाला हो गया? अब 40 मंथ्स का हम लोन दे रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर हम कितने टाइम का लोन दे रहे हैं? 40 मंथ्स का। तो 40 मंथ्स का क्लोजेस्ट कौन सा हो गया? 6.9%। इसका मतलब आप जो लोन दोगे और सामने वाले से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज करोगे वो 6.9% तक तो करोगे, उससे ज्यादा करोगे, उससे कम नहीं कर सकते। और यहां पे आपसे कितना मांग रहे हैं? वो 6.5% के हिसाब से मांग रहे हैं, तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि 6.9% क्लोज। क्योंकि यहां पे लाइन क्या पड़ी है, लिखो 186 सबसेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है? जो आप लोन दोगे उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है शैल नॉट बी लोअर देन द जो यील्ड चल रहा है गवर्नमेंट का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 1 ईयर वाला, 3 ईयर वाला, 5 ईयर वाला, जो कि क्लोजेस्ट है, आपके वाले लोन से क्लोजेस्ट है। तो हम 40 मंथ का लोन दे रहे हैं, तो 40 मंथ्स के लिए गवर्नमेंट का 3 इयर्स वाला यील्ड रेट क्लोजेस्ट हो गया, और वो कितना है? 6.9%। और सामने वाली कंपनी आपसे कितने को देने को कह रही है? 6.5% पे। तो वो अलाउड नहीं है, तो वो अलाउड नहीं है। तो पहले तो एक तो यही गड़बड़ी हो गई। दूसरा, पहले तो वो इतने टर्म के लिए तो नहीं दे सकती। दूसरा, क्या वो 40 लाख का लोन दे सकती है? तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे दिखाना पड़ेगा कैलकुलेट करके 40 लाख का लोन दे सकती है, नहीं दे सकती। तो जरा आप उसके लिए आप देखो तो अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो इसमें जरा आप निकाल लो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। कंपनी का नाम क्या था? XYZ लिमिटेड। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 40 लाख। कंपनी के फ्री रिजर्व्स कितने हैं? पेड अप वो P&L अकाउंट बैलेंस फ्री रिजर्व में आता है 22 लाख। कंपनी का शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया 10 लाख। रिवैल्यूएशन रिजर्व कंसीडर ही नहीं होते, जो नीचे की तरफ मशीनरी रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो कंसीडर नहीं होते फ्री रिजर्व में। और ये नीचे तो लोन लिया हुआ है अलग से, वो भी कंसीडर नहीं होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। ऑथराइज कैपिटल का भी कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करें सेक्शन 186 का जो फॉर्मूला है अब लोन देने का, वो कितना है कि आप कितना लोन दे सकते हो, वो यहां पे ये लिखा हुआ। तो देखो यहां पे पहले तो फ्री रिजर्व की डेफिनेशन लिखी हुई है। फ्री रिजर्व मींस सारे रिजर्व्स जो कि फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड है, इसमें अनरियलाइज्ड गेन्स और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वाले गेन कवर नहीं होते, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा। ठीक है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व, वो नहीं काउंट होते। अब पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी, तो यहां पे वो लोन कितना दे सकते हो? तो यहां पे लिखा हुआ है अगर आप 60% से पेड अप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी में और 100% फ्री सिक्योरिटी में अकाउंट की जो लिमिट निकल कर आएगी उससे ज्यादा का देना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। अगर आप उतने तक का ही देना चाहते हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो फॉर्मूला पता है क्या है? तो अगर यहां पे फॉर्मूला क्या है?
40 lakhs प्लस 22 lakhs प्लस 10 lakhs, इसका निकालो 60%। 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज अप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो फ्री रिजर्व 22 लाख है और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख है। 22 lakhs प्लस 10 lakhs का 100%। विच एवर इज हायर, दोनों में से जो क्या है हायर। तो पहले अगर मैं निकालूं, अगर लिमिट्स निकालूं तो एक मिनट रुक जाओ। ओ भैया जी, हाँ, तो 40 प्लस 22 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 72 lakhs। तो 60% ऑफ 72 lakhs कितना निकल कर आया, इंटू में 60%, 43,20,000, 43,20,000 और 100% ऑफ ये था फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी अकाउंट, तो ये कितना 32 लाख, 32 lakhs। विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर है, तो दोनों में से जो हायर है वो कितना निकल कर आया 43,20,000। तो इसका मतलब अगर आप इतने अमाउंट तक का लोन देना चाहते हो तो आपको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। उस सेक्शन में लिखा हुआ है यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। और अगर आप इससे ज्यादा का लोन देना चाहते हो, अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब जैसे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर आपसे वो कह रहा था कि आपकी कंपनी कितना लोन देना चाहती है, पहले आपसे वो क्या पूछ रहा था, कितना लोन देना चाहती है आपकी कंपनी, ये रहा, कितना लोन देना चाहती है 40 lakhs का। तो ये 43,20,000 की लिमिट से कम है, तो यस खाली बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम हो जाएगा, दे सकती है। लेकिन अगर 45 लाख का लोन हो तो क्या दे सकती है, दे तब भी सकती है, आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अब आपको क्योंकि 43,20,000 की लिमिट एक्सीड कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें ध्यान तब देने वाली हैं जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9% या इससे ज्यादा होता। अब सामने वाले लोग आपसे 6.5% पे मांग रहे हैं, तो वो तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि 186 सबसेक्शन 7 वायलेट हो रहा है। लिमिट्स तो निकल कर आ गई, तो लिमिट के अकॉर्डिंग हमें ये तो समझ आ गया कि भाई इतनी लिमिट तक 43,20,000 से कम दोगे तो 40 लाख का दे रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, इससे ऊपर जा रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा 45 लाख वाले लोन के केस में। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो आपसे मांग रहे हैं 6.5% पे, और सेक्शन 186 सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड वाले हैं उसके जो क्लोजेस्ट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 3 इयर्स का क्लोजेस्ट वाला कौन सा हो गया, 3 इयर्स का, क्योंकि 40 मंथ्स का लोन दे रहे हो तो उसके लिए 3 इयर्स वाला क्लोजेस्ट हो गया। 40 मंथ्स के लोन के लिए 3 इयर्स वाला क्लोजेस्ट हो गया गवर्नमेंट का, और वो 6.9 है, और ये कितने मांग रहे 6.5, तो 6.9 से नीचे आप दे ही नहीं सकते लोन। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई इतनी लिमिट के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन, इससे ऊपर के लिए 45 वाले के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है कि 186 सबसेक्शन 7 वायलेट हो रहा है और आप लोग 6.9% से नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका आंसर होना था एग्जैक्ट। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। एमएसएमई क्या होता है ये बताओ। ये फॉस वर्सेस हार बॉटल का केस आपसे पूछा है, उसके एक्सेप्शन पूछी है। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं आपको याद होगा, हमारी बुक में एक चैप्टर है माइनॉरिटी रूल्स मेजॉरिटी राइट्स। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं समझ आया कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाले चैप्टर का टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बुक है सीएमए फाइनल लॉ न्यू सिलेबस कॉर्पोरेट लॉ, इसके अंदर आपका एक चैप्टर है मेजॉरिटी रूल माइनॉरिटी राइट, जिसको हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें स्टार्ट ही कैसे हो रहा है, फॉस वर्सेस हार बॉटल के केस से। हमने सबसे पहले केस ही वही स्टार्ट करा हुआ है और फॉस वर्सेस हार बॉटल को समझाया हुआ है, और साथ में जो उसने पूछा है कि फॉस वर्सेस हार बॉटल के एडवांटेजेस और एक्सेप्शंस, वो सब हमारी बुक के अंदर डली हुई है। ये पूरा फॉस वर्सेस हार बॉटल का केस और ये उसकी एक्सेप्शंस। जिसने हमारे से पढ़ा हुआ है उसको तो एक एक चीज आती होगी ढंग से। ठीक है जी, आई होप आपको पेपर समझ आ गया होगा पूरा।
स्टिल अगर आपको और कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो मेरे को बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो जो मेन बच्चों के डाउट्स थे मैंने आई होप क्लियर कर दिए। एक एक क्वेश्चन है एफडीआई पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हो ना किसी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फेमा के अकॉर्डिंग इंडिया से बाहर, तो आपको एक फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल करना होता है सरकार को बताने के लिए कि हाँ भाई हमने शेयर अलॉट करे हैं। तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, सिंपल था। तो एफसीआर जीपीआर की टाइमलाइन पूछ रहा था आपसे कि कितने टाइम में फाइल होता है, हमारी बुक में डाला हुआ एफसीआर जीपीआर की टाइमलाइन, और अगर मैं टाइम पे फाइल नहीं करा तो उसकी पेनल्टी क्या है वो सब पूछ रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के फीचर्स के तो कुछ है ही नहीं खास, बस सिंपल। ओए होए होए होए, आग लगा दी। आई होप आपको पेपर मजा समझ आ गया हो, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया विद रीजनिंग के साथ। इंडिया में इस लेवल पे अगर किसी ने डिस्कस करा हो तो बताना। चलो लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल, तो जितने बच्चों ने हमसे क्लास ली थी आपको समझ आ गया होगा, एक अक्षर भी क्लास से बाहर कराया हुआ नहीं था, और जिन्होंने हमारे मैराथन देखे थे, एमसीक्यू सीरीज देखी थी, उनको भी बहुत हेल्प मिली होगी। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।